नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक का साइंस का चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। ठीक है, तो सेल के बारे में इस चैप्टर में डिटेल डिस्कशन होगा, सारी चीजें एक एक चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो होगी वो पूरी बायलिंगुअल होगी। बायलिंगुअल का मतलब है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके मैं आपको बताऊंगा। हर तरह के स्टूडेंट्स को, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, दोनों को ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हालांकि कुछ टिपिकल टर्म्स होंगे जिनका नाम हिंदी में लेना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं आपको अच्छी तरीके से हिंदी में भी बता सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर एट ए ग्लांस, जिसमें कि आपको चैप्टर के बारे में मेन पॉइंट्स बताया जाएगा और फिर हम डिटेल में चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बोला है कि ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो प्राणी है, जीवित जगत जो है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, क्योंकि हम सेल चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर सेल के बेसिस पे डिवाइड करें तो ऑर्गेनिजम्स को यानी प्राणियों को यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल वाले और मल्टी सेलुलर यानी कि बहु सेल वाले, सेल को एक्चुअली कोशिका बोलते हैं। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है, मल्टी सेलुलर को बहुकोशिकीय बोलते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय और मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय फॉर्म में बांटा जा सकता है, यानी यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल वाला और मल्टी सेलुलर यानी बहुत सेल वाला कैटेगरी में बांटा जा सकता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं, वन सेल वाले एग्जांपल का बात करते हैं। यूनिसेलुलर बोले वन सेल वाला, एग्जांपल के लिए अमीबा, पैरामीशियम, ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और मल्टी सेलुलर में आपके ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। ठीक है, मेनी सेल, जिसमें मल्टी सेलुलर मतलब बोला जिसमें मेनी सेल्स हों। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैन हो गया, काऊ, डॉग, इंसेक्ट, ये सारे। ठीक है, अब ये जो यूनिसेलुलर में इन्हीं के अंदर जो सेल्स होते हैं वो सारे काम करते हैं, मतलब सिंगल सेल ही सारे काम परफॉर्म करता है। ठीक है, सारे वर्क परफॉर्म करते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता। मल्टी सेलुलर में आपका एक सेल स्पेसिफिक अलग काम करता है, तो दूसरी बॉडी का जो दूसरा सेल होता है वो दूसरा काम करता है। मतलब इसमें पर्टिकुलर सेल्स कैटेगरी वाइज बटे होते हैं, अलग अलग सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है ना, जिसमें जबकि यूनिसेलुलर में क्या होता है कि एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं सेल के पार्ट्स के ऊपर में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। सेल के जो पार्ट्स हैं वो इस तरीके से आपको नीचे लिस्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ सेल के फॉर्म में ये एक टेबल बनाई हुई है, आप सबसे पहले देख सकते हैं। पार्ट ऑफ सेल में सेल वॉल है। ठीक है, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन है आपका। ठीक है, सेल वॉल जो है वो केवल प्लांट्स में पाया जा सकता है। ठीक है, सेल वॉल जो है वो केवल प्लांट में पाया जाता है। एक थिक परत होती है, मोटी सी आउट बाउंड्री कह सकते हो आप, परत सी होती है, बाकी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, बट ये केवल और केवल प्लांट्स में पाया जाता है। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बॉथ प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट के सेल की अगर हम बात करें, ठीक है, सॉरी, पार्ट ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और जो न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। देखिए, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, दोनों ही न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, जो अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। आई बात समझ में। और फिर हम साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्लांट में बेसिकली सेल के मतलब पार्ट जो है सेल के वो बेसिकली तीन ही है। ठीक है, पार्ट ऑफ सेल बेसिकली तीन ही है, एक सेल वॉल, एक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक साइटोप्लाज्म। तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, अगर हम मोटा मोटा बांटें तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये चार पार्ट होते हैं सेल के, और साइटोप्लाज्म के अंदर अब बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, और मैं ये सब चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले तो अभी हम इनके एक एक मेन पॉइंट देख रहे हैं, फिर हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, गोल्गी एपरेटस है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वॉक्यूल्स हैं, और ये सारे किसके पार्ट हैं? साइटोप्लाज्म के पार्ट हैं। ठीक है, वॉक्यूल्स हैं, और प्लास्टिड्स है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, और सेंट्रियोनल्स है जो कि एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको फिर से एक बार बता देना चाहूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, ऑर्गेनिज्म जो है वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको वन सेल या सिंगल सेल बोलते हैं, जिसमें अमीबा और पैरामीशियम एग्जांपल है। इसमें एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है सारे फंक्शन, जबकि मल्टी सेलुलर में बहुत सारी सेल्स होती हैं और हर एक सेल का एक अलग फंक्शन होता है। ठीक है, यानी सेल जो होते हैं वो बटे होते हैं, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो मैन, काऊ, डॉग, इंसेक्ट और इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, जबकि इसमें अमीबा और पैरामीशियम वगैरह हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं सेल की, पार्ट ऑफ सेल्स की। सेल जो है वो बेसिकली इन पार्ट्स में मेनली में डिवाइड होता है। ठीक है, जिसमें आप कह सकते हो आउटर बाउंड्री होती है जिसको सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन में इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों आप समझ सकते हैं एक ही चीज होती है, हालांकि दोनों अलग अलग चीज होती है, बट मैं एक चीज इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों का काम एक ही होता है।
बस ये जो सेल वॉल है एक एक्स्ट्रा आउटर बाउंड्री होती है प्लांट्स के अंदर, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाई जाती है। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो बहुत प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं इसको और एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जिसको ईआर से भी शॉर्ट में बोलते हैं, और गोल्गी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वॉक्यूल्स, प्लास्टिड और सेंट्रियोल्स भी होते हैं। जबकि प्लास्टिड जो होता है सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, और सेंट्रियोल्स जो है वो एनिमल्स में भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो मेन में अगर हम देखें तो पार्ट ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस हो गया जो कि दो टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियस जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, और साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के ये सारे पार्ट होते हैं। इन्हीं के बारे में हमको डिटेल में डिस्कशन करना है। स्टडी की पॉइंट्स, अब की पॉइंट पढ़ लेते हैं, कुछ कुछ खास बातें सेल के बारे में। डिस्कवरी ऑफ सेल जो हुई थी डिस्कवरी ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब प्रोकैरियोटिक मतलब ये सारी चीजें हमें स्टडी करने की पॉइंट्स, यानी इस चैप्टर के अंदर हमको ये की पॉइंट्स पढ़ने को मिलेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई थी वो पढ़ने को मिलेगा, टाइप ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल शेप, सेल साइज, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिक और वॉक्यूल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज हमको पढ़ने की मिलेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। प्लांट सेल के बारे में बता रखा है, फिर एनिमल सेल्स के बारे में, और इनके बीच में फिर न्यूक्लियस के बीच में कॉमन बता रखा है। तो प्लांट सेल जो होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, वॉक्यूल्स होते हैं, कैन एब्जॉर्ब लिक्विड, लिक्विड को प्लांट सेल जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड क्रिएट कर सकते हैं। हैज सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज, इनका जो सेल वॉल बना होता है वो सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। और एनिमल सेल्स की बात करें ऑन द अदर हैंड तो हैव नो सेल वॉल्स, इनके पास अपना सेल वॉल्स नहीं होता। आपको मैंने ऊपर पढ़ाया था कि जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है, ठीक है, जबकि सेल मेम्ब्रेन दोनों में होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में। तो ये एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा रिजिड लेयर होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है प्लांट के सेल्स को, ठीक है। तो वही चीज यहाँ बता रखा है कि एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, लेस और नो वॉक्यूल, कम वॉक्यूल होता है, या तो फिर लेस होता है, खत्म होता है, होता ही नहीं। और प्लांट्स में ऑन द अदर हैंड वॉक्यूल होता है। कैन नॉट एब्जॉर्ब मच लिक्विड, ज्यादा लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ये लिक्विड एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है, बिकॉज इट हैज नो सेल्यूलोस, इनमें सेल्यूलोस नहीं होता, और इनमें सेल्यूलोस भर भर के होता है, ठीक है। इनका जो सेल होता है वो बना होता है सेल्यूलोस से, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। कैन फॉर्म ए वैरायटी ऑफ शेप्स, ये बहुत अलग अलग तरह की शेप्स बना सकती हैं, इनके अंदर लाइसोसोम्स भी होता है। और न्यूक्लियस जो होता है वो यूकैरियोटिक साइज का होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक साइज का होता है। अब पढ़ देते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहला पढ़ा था कि जो सेल की शेप होती है वो अलग अलग होती है, देख सकते हैं आप अलग अलग शेप, जैसे रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो थोड़े सर्कुलर होती हैं इस तरीके की टैबलेट फॉर्म में, ठीक है, और बाकी सेल्स अलग अलग शेप्स के होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ा रहा हूँ। प्लांट सेल विद क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी वजह से पौधों का पत्तों का कलर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भी होता है जिसकी वजह से पौधों का पत्ता का कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। रेड ब्लड सेल्स में आरबीसीज में, ठीक है, रेड कलर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद बोला ऑल लिविंग थिंग्स, यहाँ से पॉइंट देना स्टार्ट कर दिया इसने। ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल्स, ठीक है। जितने भी लिविंग चीजें होती हैं, लिविंग फॉर्म्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, जितने भी होते हैं उनमें माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है बहुत छोटी छोटी, जिनको सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। आप इस तरीके से समझो सेल को कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी बॉडी। कहने का मतलब है कि जिसे ईंटों से मिल मिल के दीवारें बनती हैं, ठीक है, दीवारों से मिलके कमरे बनते हैं और कमरों से मिलके घर बनता है, ठीक है। उसी तरीके से आपके बॉडी के सेल से मिलके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलके बॉडी के पार्ट्स यानी ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से मिलके, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, और बॉडी के पार्ट से मिलके फिर आपका पूरी कंप्लीट बॉडी बनती है। तो आप ये कंपैरिजन दोनों में कर सकते हैं, जैसे मकान बनता है उसी तरीके से आपका शरीर बनता है। तो जैसे आप ईंटों को कंपेयर कर सकते हैं, ब्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं, किनसे, सेल से। फिर आपका जो टिश्यूज हो गए वो आपके दीवारों की तरह हो गए, ठीक है, जैसे ब्रिक्स से मिलकर दीवारें बनती हैं वैसे सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। फिर टिश्यूज से मिलकर बॉडी के ऑर्गन बनते हैं, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स बनते हैं। तो उसी तरीके से दीवारों से मिलकर कमरे बनते हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर कमरे में हम रहते हैं या उसमें कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे बॉडी के पार्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर उन कमरों की दीवारों से एक प्रॉपर मिल के घर बन जाता है। तो उसी तरीके से बॉडी के पार्ट से मिलकर एक पूरी कंप्लीट बॉडी बन जाती है। तो आप कह सकते हैं कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। तो सेल जो होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती हैं, जो कि
हमें दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, इसलिए इनको माइक्रोस्कोपिक यूनिट बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो सेल है उनको हिंदी में कोशिका बोला जाता है। सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो प्लांट हो या इंसेक्ट हो, ठीक है, या फिर हम ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है। तो ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड एज सेल्स। सभी जीवित प्राणियों में माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है जिनको सेल बोलते हैं। ए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। एक सेल जो होता है वो बेसिक यानी सबसे आधारभूत, स्ट्रक्चरल और संरचनात्मक और फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक ढांचा होता है किसी भी लाइफ का, ठीक है। फॉर्म, कोई भी लिविंग चीज जो होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट ढांचा होता है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है सेल, ठीक है, किसी भी लाइफ के फॉर्म का, चाहे वो लिविंग में प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। यानी सेल की जो स्टडी होती है, सेल के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, उस साइंस की पर्टिकुलर ब्रांच को साइटोलॉजी बोला जाता है। सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल को सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था। और कैसे ढूंढा था? एक डेड कॉर्क था स्लाइस का, ठीक है, इन ईयर 1665। तो एक डेड कॉर्क था, स्लाइस कटा हुआ था उसका, ठीक है, उससे उन्होंने ढूंढा था सेल को। तो सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक इन डेड कॉर्क स्लाइस इन द ईयर 1665। बट ये जो सेल ढूंढा गया था ये डेड कॉर्क के थ्रू, यानी जो सेल था वो डेड था। लेकिन फर्स्ट लिविंग सेल जो डिस्कवर्ड किया था वो बाय एवी लिविनहॉक ने किया था। यानी एवी लिविनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया था और रॉबर्ट हुक ने किसका? मृत यानी कि मरी हुई कोशिका को, सेल को डिस्कवर्ड किया था इन द ईयर 1665। जबकि लिविंग सेल को सबसे पहले ढूंढा था एवी लिविनहॉक ने, ठीक है ना। इट कंसिस्टेंसी डिफर्स अंडर डिफरेंट कंडीशन। ये जो सेल की कंसिस्टेंसी है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह की होती है। इट एग्जिस्ट इन सॉलिड जेल स्टेट, यानी सॉलिड और जेल स्टेट दोनों स्टेट्स में होती है। यानी सेल जो है वो आपके सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकती है और एक्टिव फॉर्म में यानी जेली लाइक स्ट्रक्चर में भी मिल सकती है। प्रोटोप्लाज्म इन एग्रीगेट ऑफ वेरियस chemicals such as water, ions, salt and other organic molecules like protein, carbohydrate, fat, nucleic acid and vitamins etc. अब देखिए ये प्रोटोप्लाज्म बोल रहा है, ये किसको बोलते हैं? अब थोड़ा सा आप ऊपर आ जाइए, मैंने एक आपको टेबल दिखाई देगा, आपको ध्यान हो। इस टेबल में एक साइटोप्लाज्म है, इसको प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो ये जो बोल रहा है इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई होती है, ये सारे आप लिस्ट देख सकते हो पूरी, तो ये इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो एक एग्रीगेट है वेरियस केमिकल्स का, सच एज वाटर, आयन, salt and other organic molecules like protein, carbohydrate, fat, nucleic acid, vitamins etc. इन सबका ये मिक्सचर होता है, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। अब सेल थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। दो बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, टू बायोलॉजिस्ट, सिटैन एंड सिक्वान, हैव द सेल थ्योरी विच स्टेट दैट। इन्होंने सेल के बारे में अपनी थ्योरी दी थी। क्या थ्योरी दी थी? कि ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनके अंदर सेल्स होते हैं। सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ का, यानी किसी भी चीज को जीवित रहने के लिए, किसी भी प्लांट या एनिमल को जीवित रहने के लिए सेल का होना बहुत जरूरी है। उसके अंदर सेल होगी तभी वो चीज जीवित होगा, ठीक है। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल फॉर्म है ये, इसके बिना तो कोई जीवित हो ही नहीं सकता है। थर्ड पॉइंट है ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स बनते हैं, ठीक है, वो पहले से जो सेल मौजूद होते हैं उनके द्वारा ही बनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है सेल्स के बारे में, ठीक है ना। सभी प्लांट्स और एनिमल में होता है, बेसिक स्ट्रक्चर है यूनिट की, लाइफ की, और जितने भी सेल है वो पहले से बनी हुई सेलों से ही मिलके बनते हैं। वायरसेस आर द एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। यानी वायरसेस के अंदर सेल नहीं होते, ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, मतलब वो लिविंग तो है बट उनके अंदर सेल नहीं होता, दैट इज व्हाई दे आर एक्सेप्शन, अपवाद हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी हम टेबल में ऊपर पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक दिखाया था कि यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड होते हैं, वन सेल होती है जिनके अंदर अमीबा और पैरामीशियम, और मल्टीसेलुलर में आपके मेनी सेल लाइक मैन, काउ, डॉग, इंसेक्ट। तो वही एक टेबल के बेसिस पे आपको नीचे डिटेल में मैंने आपको बताया था, एक एक करके बताऊंगा। तो अब वो टाइम आ गया जब आपको डिटेल में समझाना स्टार्ट करूंगा। तो टाइप ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो सेल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। तो यूनिसेलुलर के कुछ एग्जांपल दे रखा है, ब्लू ग्रीन एल्गाई बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, ठीक है, मान लिए। प्रैक्यूरेटिक सेल्स में बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया जो कि सिंगल सेलुलर होता है, अमीबा हो गया जो कि सिंगल सेलुलर होता है। इस तरह के फिगर होता है, इनकी कोई फिक्स शेप एंड साइज नहीं होती, बदलते रहते हैं अपने आकार को, ठीक है। यूकैरियोटिक की बात कर ले अगर हम, तो ऑस्ट्रीज हो गया आपका, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में पैरामीशियम भी आ जाता है, ठीक है। पैरामीशियम जो है यूकैरियोटिक सेल्स में भी आता है और साथ में वो यूनिसेलुलर भी है, ठीक है। और अमीबा जो है वो भी इस कैटेगरी में आता है, यूनिसेलुलर में। इसी तरीके से आपका यूकैरियोटिक्स में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रीज हो गया, पाइन ट्री हो गया, ये सारे मल्टीसेलुलर, इनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, लेकिन ये हैं यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिए कि
सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर में भी दो तरह के होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल्स वाले और एक प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले, ठीक है। तो पैरामीशियम जो है वो एग्जांपल है यूकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है, और अमीबा भी एग्जांपल है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है ना। जबकि अमीबा जो है वो सिंगल सेलुलर है और पैरामीशियम भी सिंगल सेलुलर है, लेकिन पैरामीशियम यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल रखता है और अमीबा जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल रखता है। बाकी यूकैरियोटिक में आपके ज्यादातर मल्टी सेलुलर आते हैं और प्रोकैरियोटिक में आपके ज्यादातर यूनिसेलुलर आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस कर रखा है और मैंने आपको डीडीटी का रूल बताया ही है, डिफरेंस डेफिनेशन टेबल, ये आपको हमेशा याद रखना है कि डिफरेंस कहीं पे भी दिया हो, डेफिनेशन दी हो और टेबल दिया हो तो वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको करना ही करना है। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेल नंबर की अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होती है, मल्टीसेलुलर में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। फंक्शन की अगर बात करें तो ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, यूनिसेलुलर में सारे फंक्शन सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जबकि मल्टीसेलुलर में सारे सेल जो है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो इनमें जो लेबर है वो काम जो है वो बटा हुआ नहीं होता, एक ही सेल सारे काम करती है और इसमें जो है अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। रिप्रोडक्शन जो है इनमें इन्वॉल्व करती है सेम सिंगल सेल, जबकि इनके अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए अलग से जर्म सेल होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। लाइफ स्पैन की बात करते हैं जीवन की, ठीक है, तो जो इनकी लाइफ स्पैन होती है सिंगल सेलुलर की वो शॉर्ट होती है, जबकि ये जो मल्टी सेलुलर तो इनकी लार्ज लाइफ होती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें, मतलब कि किस तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, क्या होता है यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक में, अगर उसकी बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में भी डिफरेंस दे रखा है और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डीडीटी का रूल मेरा बनाया हुआ आप याद रखेंगे। डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस, डी फॉर डेफिनेशन, डी फॉर टेबल। डिफरेंस, डेफिनेशन एंड टेबल जो है वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस फिर से अगेन एक बार दे रखा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना ही रखना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो वेरी मिनिमम मिनट लिख रखा है यहाँ पर, बट इसका मतलब ये है कि बहुत छोटे में साइज में होते हैं, मतलब साइज में बहुत छोटे होते हैं, वेरी मिनिमम होते हैं साइज में, तो वेरी मिनिमम इन साइज या मिनट इन साइज प्रोकैरियोटिक सेल्स, जबकि ये होते हैं उनके मुकाबले फेयरली लार्ज इन साइज, ये बड़े होते हैं। न्यूक्लियर रीजन जो होता है यानी कि जो सेंट्रल पार्ट होता है सेल का, न्यूक्लियड कहलाता है इनके में। प्रोकैरियोटिक सेल में इनको न्यूक्लियड बोला जाता है, क्यों बोला जाता है उसका रीजन आपको अभी समझ में आएगा अगली लाइन में। नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखिए मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, एक परत, ठीक है, चारों तरफ एक बाउंड्री, तो इनमें जो न्यूक्लियस होता है उनके चारों तरफ एक बाउंड्री नहीं होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है, ठीक है, यानी ये न्यूक्लियड कहलाता है, इसका जो न्यूक्लियस उसको इसलिए न्यूक्लियड बोला जाता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। इनमें न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो प्रेजेंट, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इसको न्यूक्लियर रीजन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉइड बोला जाता है, ठीक है। और इसमें जो होता है न्यूक्लियर मेटेरियल जो होता है वो सराउंडेड बाय होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके चारों तरफ एक बाउंड्री होती है। आ रही बात समझ में आपको, इनके चारों तरफ एक बाउंड्री होती है, इसलिए ये जो है वो न्यूक्लियस कहलाते हैं, ये न्यूक्लियस कहलाते हैं, ये न्यूक्लियोइड कहलाते हैं। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है इनमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियोलस की बात करते हैं, ऑब्सेंट होता है इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, वही मतलब जो आउटसाइड बाउंड्री होती है वो इसमें एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन जो होता है या फ्यूजन या बडिंग के थ्रू होता है, नो माइटोसिस, कोई माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता। सेल डिवीजन जो होता है फ्यूजन या बडिंग के थ्रू हो जाता है, यानी फ्यूजन मतलब होता है टूटना, तो अलग अलग हो गए टूट के, या बडिंग करके, जैसे हाइड्रा में होता है बडिंग के थ्रू ये अलग होते हैं। इनमें सेल डिवीजन माइटोसिस या मियोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पूरी फिगर नोट कर लीजिएगा, इसमें किस पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको डिटेल में एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो ये फिगर काफी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, यहाँ पर सपोर्ट मटेरियल में इसको थोड़ा इतनी अच्छी तरीके से नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आप वहां से देख के एक एक चीज के नाम को समझ जाएंगे और मार्क कर लेंगे कौन सा पार्ट कहाँ पे क्या होता है। बाकी फंक्शन तो मैं सारे पार्ट्स के यहाँ पे बस आप नाम ध्यान रखिएगा, सारे पार्ट्स के फंक्शन मैं आपको एक एक करके यहाँ पर समझाऊंगा। अब हम शेल शेप की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, सेल शेप की, ठीक है, सेल के शेप की। सेल आर ऑफ वेरिएबल शेप्स, यानी अलग अलग तरह के शेप्स के होते हैं, साइज के होते हैं। देयर शेप इज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनका जो शेप होता है वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। जनरली सेल्स आर स्फेरिकल बट दे मे बी एलोंगेटेड, ज्यादातर जो सेल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, यानी गोल होते हैं, इस तरीके के होते हैं, देख रहे हैं आप, ये भी गोल है, इधर भी गोल है, ज्यादातर सेल्स गोल होते हैं, लेकिन उनकी जो शेप्स है वो डिपेंड करता है किस तरह के कहाँ के सेल्स हैं, वो उसके बेसिस पे अलग अलग भी हो सकते हैं। जनरली सेल्स आर स्फेरिकल बट दे भी मे बी एलोंगेटेड, यानी लंबे भी हो सकते हैं,
एलोंगेटेड मतलब खींचे हुए, लॉन्गेड, लॉन्ग सेल भी हो सकते हैं। नर्व सेल होता है जैसे हमारा, ब्रांच भी हो सकते हैं यानी पिगमेंटेड भी हो सकते हैं, डिस्कॉइडल भी हो सकते हैं जैसे आरबीसी, स्पिंडल शेप्ड मसल सेल एक्सेट्रा, ऐसे भी हो सकते हैं ये, ठीक है ना। तो एलोंगेटेड भी हो सकते हैं और इस फॉर्म में भी हो सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये लंबा सेल है, सबसे लंबा पूरी बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है नर्व सेल, जिसको न्यूरॉन भी बोलते हैं, इसकी एक यूनिट को न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। नर्व सेल विद एक्सॉन एंड डेंड्राइट, ठीक है। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं कि लंबा भी हो सकता है सेल, इस तरीके से लंबे लंबे भी हो सकते हैं, और बाकी ये सर्कुलर भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं। सेल की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकती है, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया भी था, है ना। इस टॉपिक पर हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि सेल के अलग अलग कलर्स हो सकते हैं, अलग अलग डिजाइन हो सकते हैं, अलग अलग शेप्स हो सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, अलग अलग साइज के सेल जो है वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। सेल की साइज की बात कर लेते हैं अब। साइज ऑफ सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं सेल की, हमने शेप की तो बात कर ली, अब साइज की बात कर लेते हैं। तो जो सेल की शेप है उसके साथ साथ साइज भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। बोला वो डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनिज्म का वो सेल है। सम आर माइक्रोस्कोपिक, कुछ बहुत छोटे हैं, सम आर विजिबल विद नेकेड आई, कुछ जो है वो खुली आंखों से देखे जा सकते हैं। देयर साइज में वेरी फ्रॉम 0.2 mm टू 18 सेंटीमीटर, 0.2 मिलीमीटर से लेके और 18 सेंटीमीटर तक का साइज हो सकता है सेल का, ठीक है। हालांकि यहाँ पे mm नहीं होना चाहिए, माइक्रोमीटर होना चाहिए। ये जो mm है ये मिलीमीटर मत समझिएगा, ये mm का मतलब है माइक्रोमीटर, ठीक है ना। तो 0.2 माइक्रोमीटर से लेके और 18 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। साइज ऑफ टिपिकल सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेंजेस फ्रॉम 20 टू 30 मिलीमीटर। जो साइज है टिपिकल सेल का, एक नॉर्मल सेल का मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो रेंज करता है फ्रॉम 20 टू 30 माइक्रोमीटर, ठीक है। 20 से 30 माइक्रोमीटर के बीच में एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल जो है वो वेरी करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। जो सबसे बड़ा सेल होता है वो एक ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, ये बहुत याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एक नंबर में। द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच जो पक्षी होता है शुतुरमुर्ग, उसका जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा लिविंग सेल का एग्जांपल है इस धरती पे। 15 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है उसका सेल का, ठीक है, और 8 सेंटीमीटर डायमीटर होता है विदाउट सेल। जो आउटर जो उसका कवर है, मतलब जो कवरिंग होता है आउटर सेल की, वो जो व्हाइट कलर का होता है ना, छिलके नुमा, उसको अगर हम इंक्लूड करेंगे तो 15 सेंटीमीटर का डायमीटर है, नहीं तो फिर उसका 8 सेंटीमीटर का इनर डायमीटर होता है विदाउट सेल, ठीक है ना। द लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो नर्व सेल होता है, इसको न्यूरॉन बोलते हैं, जिसकी लेंथ हो जाती है अप टू 1 मीटर और मोर, 1 मीटर से ज्यादा भी उसकी लेंथ हो सकती है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट सेल आर सो फॉर एज PPLO, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म तो ध्यान नहीं है, बट आप इसको ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो PPLO से, एग्जांपल के लिए पाइकोप्लाज्मा, 0.1 मिलीमीटर का डायमीटर होता है इसका, ठीक है। एग्जांपल के लिए पाइकोप्लाज्मा, ठीक है, 0.1 mm यानी माइक्रोमीटर के इसका डायमीटर होता है। ह्यूमन एग इज 0.1 mm इन डायमीटर, ठीक है, 0.1 mm डायमीटर तो ह्यूमन एग का, ठीक है। ह्यूमन एग मतलब जैसे फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है तो उसके अंदर एग्स उनके अंदर निकलते हैं, वो जो होता है 0.1 mm यानी माइक्रोमीटर के डायमीटर में होता है। तो ये सब कुछ सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं, देख रहे हैं आप। 15 सेंटीमीटर भी हो सकता है, डिपेंड करता है, और 0.1 mm का भी हो सकता है, माइक्रोमीटर का, डिपेंड करता है कि किसका सेल है। तो वही बोल रहा है कि ये डिपेंड करता है कि सेल किसका है, वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस तरह के ऑर्गेनिज्म के सेल की बात हो रही है, उसके बेसिस पे छोटे और बड़े दोनों हो सकते हैं। फिर कंपोनेंट ऑफ सेल की बात कर लेते हैं कि सेल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो देयर इज एन ऑकरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ सेल एज दे ऑल गॉट स्पेसिफिक कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। बोल रहा है देयर इज एन ऑकरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। जो काम बटा हुआ सेल का, मतलब सेल का जो काम है वो बटा हुआ है, ठीक है, एज दे ऑल गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट। हर सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं, इसलिए उन कंपोनेंट के बेसिस पे सेल का जो काम है वो बटा हुआ है, और जो कंपोनेंट उसके अंदर उनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। एक सेल के अंदर जो पार्ट होते हैं ना, उनको मिला के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, ये सारे को मिला के सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है। मैं आपको थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझाऊंगा तो आई होप ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए, लेट कीजिए सेल है, ठीक है, जब ये सेल है, ठीक है, तो इस सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गोल्गी अपैरेटस, इन सबके काम बटे हुए हैं, ठीक है। सेंट्रियोनल्स है, ठीक है, तो राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के काम बटे हुए। तो ये जो बटे हुए इसी के बेसिस पे बोला जा रहा है कि जो कंपोनेंट है सेल, उनको मिला के, इन सबको मिला के क्या बोला जाता है, सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है। मैंने आपको ऊपर टेबल के थ्रू भी बताया था, ठीक है, थोड़ा सा आप ऊपर टेबल देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जो मैंने आपको समझाया था। ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इनके अंदर ये जो पार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस, वॉक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और सेंट्रोल, ये सारा मिला के जो है वो सेल ऑर्गेनल्स बनाते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर के सारे पार्ट मिलके सेल ऑर्गेनल्स बनाते हैं। तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम।
ठीक है। ईच ऑफ देम परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, हर सेल का जो हर पार्ट होता है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, ईआर हो, गोल्गी एपरेटस है, ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल द सेल्स, हर सेल में ये तीन बेसिक कंपोनेंट तो होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कि सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, न्यूक्लियस जिसको कि कहीं कहीं न्यूक्लियोइड भी बोला जाता है, डिपेंड करता है प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है या फिर यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है, और साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसके अंदर के पार्ट को सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, इसके डिटेल दे रखा है, वीडियो को पॉज करके सारे नोट कर लीजिएगा, एक एक करके भी डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। तो सेल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर सेकंड पॉइंट बोल रहा है, इट इज द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल, यानी हर सेल की ये आउटर बाउंड्री है, लिमिटिंग बाउंड्री, जहां पे सेल को लिमिट किया जाता है, यानी सेल के अंदर जो लिक्विड है वो एक सेल से निकल के दूसरी सेल में फैल ना जाए, उससे ये रोकता है, उसकी बाउंड्री बनाता है। विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, बोला ना, साइटोप्लाज्म को उसके सराउंडिंग से अलग करता है। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल, ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल इन केस ऑफ एनिमल्स एंड लाइज बिलो द सेल वॉल इन द केस ऑफ प्लांट। देखिए आ गई ना वही बात जो मैंने बोला था, आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी भी सेल का, ठीक है, एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में इसके ऊपर भी एक कवर होता है, तो ये बिलो होता है द सेल वॉल, सेल वॉल के नीचे होता है इन केस ऑफ प्लांट, यानी प्लांट में सेल वॉल के नीचे ये होता है, इसके भी ऊपर सेल वॉल होता है, वो काफी ठोस होता है, रिगिड होता है, ताकि प्लांट को चोट ना पहुंचे, ठीक है ना। तो एक आउटर रिगिड बाउंड्री होती है प्लांट सेल के अंदर, जिनको हम सेल वॉल भी बोलते हैं। तो सेल वॉल के अंदर होता है ये प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना, सेल वॉल के नीचे होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, ठीक है ना। जबकि एनिमल सेल्स में ये पाया ही नहीं जाता है, कौन सा, सेल वॉल, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल का इन द केस ऑफ एनिमल एंड लाइज बिलो द सेल वॉल इन द केस ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट के केस में आउटर बाउंड्री नहीं होता है। तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। वेयर प्रोटीन्स आर सैंडविच, सैंडविच का मतलब होता है कि प्रोटीन बीच में होता है, जैसे हम सैंडविच के अंदर क्या करते हैं, ब्रेड होते हैं दो, और उनके अंदर हम क्या डाल देते हैं, जिस तरीके से आप कह सकते हो आलू की टिक्की डाल देते हैं, या फिर हम बर्गर बनाने के लिए और भी चीजें डाल देते हैं, मतलब बीच में जो मटेरियल होता है उसको सैंडविच बोलते हैं। तो ये जो प्रोटीन है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, प्रोटीन्स आर सैंडविच बिटवीन बाय लेयर ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड्स के बीच में प्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली प्रीएमेबल इन नेचर, इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ सम मेटल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भैया, ये जो आउटर बाउंड्री होती है, ये सिलेक्टिवली एक प्रीमेबल लैंग्वेज प्रीमेबल नेचर का होता है, मतलब यही सेलेक्ट करता है कि किस चीज को सेल से बाहर जाना है और किस चीज को सेल के अंदर आना है। इट अलाउज परमिट्स द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ सम मेटल्स इन एंड आउट, तो यही परमिट करता है, यही परमिट देता है एंट्री और एग्जिट किसी भी मेटल का सेल के अंदर और बाहर। सिंगर एंड निकोलस, ये नाम है दोनों, सिंगर एंड निकोलस गिव द फ्लूइड मोसैक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने फ्लूइड मोसैक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अकॉर्डिंग टू देम इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन लेयर, ठीक है, इनके अनुसार जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो प्रोटीन का लेयर बना होता है बिटवीन टू लेयर ऑफ लिपिड्स, ठीक है। इट इज क्वासी फुल्ड स्टेट, इट इज 75A थिक, मतलब इतना मोटा वो होता है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइट, ये जो है फ्लेक्सिबल होता है, इनको फोल्ड किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, ब्रोक किया जा सकता है, और रीयूनाइट यानी कि दोबारा से बन भी जाते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल का इनसाइड एंड आउटसाइड का जो फ्लो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करता है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल, सेल में सही मात्रा में हर चीज को बनाए रखना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही काम है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग वेज, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, ये भी डन होता है किसके थ्रू, मॉलिक्यूल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी ट्रांसपोर्टेशन वर्क भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही संभालता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग वे, यानी इन तरीकों से हो सकता है, एक तो डिफ्यूजन, एक तो ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन क्या होता है जरा पढ़ लेते हैं, फिगर भी आपके सामने दे रखी है, दोनों की एक एक करके पढ़ेंगे। डिफ्यूजन बोल रहा है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव टू इक्वलाइज कॉन्सेंट्रेशन, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या होता है जिसके अंदर मिलाया जाता है, सॉल्यूट क्या होता है जिस चीज को मिलाया जाता है। फॉर एग्जांपल आप नमक को मिलाते हैं पानी के अंदर, तो पानी जो है वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, और नमक जो है आपका वो कहलाएगा सॉल्यूट, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव टू इक्वलाइज कॉन्सेंट्रेशन, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व। कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा नहीं होता जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जो कि इनको सेलेक्ट करेगी क्या आना जाना चाहिए, बीच में ऐसा कोई भी मेम्ब्रेन इंक्लूडेड नहीं होता। अपने आप को बैलेंस करने के लिए
अपने आप को बैलेंस करने के लिए सॉलिड और सॉलिड पार्टिकल अपने हिसाब से मूव करते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफ्यूजन कहलाता है, मतलब जहां पे अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है सॉल्यूट की तो थोड़ा सा सॉल्यूशन हो जाता है, वहां पे मूव कर जाता है, और जहां पे सॉल्यूशन ज्यादा है तो सॉल्यूट उसकी तरफ मूव कर जाता है। इक्वलाइज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू द सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल मूव। ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करता है, सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट मूव। सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो स्थिर रहते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल ही मूव करता है, ठीक है। द मूवमेंट इज थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये चीज होती है। डिफ्यूजन की बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और आयंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर मान लीजिए इस तरफ को बहुत ज्यादा मात्रा में मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर मूव करेंगे ताकि इस तरफ को भी बैलेंस हो जाए। यहाँ पूरा लिक्विड है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स, तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से ट्रांसफर होकर थोड़ा सा इस पार्ट में भी जाएंगे ताकि दोनों ही तरफ बैलेंस बना रहे और कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड की इक्वलाइज रहे, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, चूंकि इसमें एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं होता इसलिए इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। अब ऑस्मोसिस की बात कर लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन solvent to the lower concentration solvent through a semi permeable membrane is called osmosis, or the movement of solvent or water from lower concentration to higher। मतलब लोअर से हायर की तरफ या हायर से लोअर की तरफ जाता है इक्वलाइज करने के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोला जाता है। ऑस्मोसिस कैन आल्सो बी कॉल्ड ए डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ऑस्मोसिस को डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट भी कहा जाता है, ठीक है। और अगले जो टॉपिक है अब एंडोमोसिस और एक्सोमोसिस। एंडोमोसिस तब कहलाता है जब मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का इनटू द सेल इज कॉल्ड एंडोमोसिस। जब सॉल्वेंट सेल के अंदर आता है तो उसको एंडोमोसिस बोलते हैं। देखिए एंड मतलब ये होता है अंदर की तरफ, ठीक है। एंडो मतलब अंदर रखिए, एंडो मतलब अंदर, और एक्सो मतलब बाहर, एग्जिट करना, एक्सो मतलब एग्जिट करना तो बाहर जाना। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल इज कॉल्ड एंडोमोसिस एंड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्सोमोसिस। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमें, ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे एक हाइपरटोनिक है, एक आइसोटोनिक है, एक हाइपोटोनिक है, ठीक है। तो पढ़ते हैं जरा क्या है। आइसोटोनिक में क्या होता है, ध्यान रखिएगा आइसोटोनिक कौन सा है, आइसोटोनिक ये वाला है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज कॉल्ड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सेल के अंदर जितना कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही सेल के बाहर भी बना हुआ है मटेरियल्स का, तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें बैलेंस रहती है सब चीजें, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरा हाइपरटोनिक, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल, ठीक है। जैसे वाटर है इसमें, मान के कीजिए इसमें वाटर अंदर भी आता है और बाहर भी जाता है, आप देख रहे हैं फ्लो अंदर भी आ रहा है और बाहर भी आ रहा है, किसमें, आइसोटोनिक में, जिसमें बैलेंस बना रहता है, कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड आर इक्वल। जबकि आपका हाइपरटोनिक जो है, हाइपरटोनिक कौन सा वाला है आपका, ये वाला, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन यानी कि H2 जो है, वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है। तो आप देखिए, तो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड द सेल, ठीक है। सेल के मुकाबले, सेल के अंदर के मुकाबले सेल के बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई रहता है। ड्यू टू दिस सेल इज लूजेस वाटर एंड बिकम प्लास्टोलाइट, थोड़ा सा प्लास्मोलाइज्ड हो जाता है। कहने का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, तो बाहर ज्यादा है तो सेल के अंदर से पानी थोड़ा सा निकल के और वहां जाके उस कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो सेल है वो थोड़ा सा सिकुड़ सा जाता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है प्लाइसो, ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड, ठीक है। तो सेल ऐसा हो जाता है, प्लाज्मोलाइज्ड होता है, मतलब थोड़ा सा सिकुड़ सा जाता है, तो इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और फिर हाइपोटोनिक है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द, देखो आपको ये सारे से ही समझा दिया इसने एरो के थ्रू कि वाटर इसमें से बाहर निकल रहा है, इसमें अंदर भी आ रहा है और बाहर भी निकल रहा है इक्वलाइज रहने के लिए। क्योंकि इसमें बाहर वाटर का सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसलिए इसमें वाटर बाहर निकल रहा है उसको बैलेंस करने के लिए, और इसके अंदर वाटर आ रहा है। तो अब इसका ऐसा क्यों होता है वो देखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये वाला हाइपोटोनिक है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेसर देन दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। आउटसाइड जो वो कम है, ठीक है, आउटसाइड कम है, ठीक है, देन द साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर, सेल के अंदर के मुकाबले सेल के बाहर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो अंदर क्या है, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेसर, आउटसाइड में कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर ज्यादा है, यानी अंदर जो है वो मटेरियल ज्यादा है, तो इसमें थोड़ा सा हमें पानी यानी कि सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेसर देन दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ड्यू टू दिस सेल स्वेल्स अप एंड बर्स्ट। इस वजह से सेल के अंदर पानी भरता जाता है तो सेल फूल के फट जाता है, जिसको कहते हैं बर्स्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तीन तरह के आपके सॉल्यूशन थे, इनको आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। फिगर मैंने आपको दिखाई दिया है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन द बेसिस ऑफ
कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे 3 तरह के सेल के सॉल्यूशन होते हैं। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, ये भी सेल का एक पार्ट होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखेंगे प्लांट सेल के अंदर। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, पहली लाइन में लिखा है इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट जो सबसे पार्ट होता है, कवर करता है जो सेल को, वो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है। काफी रिजिड होता है। ठीक है, लिखा भी है इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, तो एनिमल सेल्स में तो ये मिलेगा नहीं, हमारे अंदर तो होता नहीं है। सेल वॉल इज रिजिड, रिजिड यानी काफी मजबूत होता है, ठोस होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, थिक होता है, मोटा होता है, पोरस होता है। ठीक है, एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये लिविंग नहीं होता है, इसमें कोई किसी भी तरह की प्राण नहीं होते। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज से मिलकर बना होता है। हेमी सेलुलोज यानी जो आधे सेलुलोज होते हैं उनसे मिलकर बनाता है, हाफ सेलुलोज होते हैं, हाफ नहीं होते। सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स आर जॉइंड बाय लेयर कॉल्ड मिडिल लेमल। सेल वॉल जो होता है वो दो एडजेसेंट सेल से मिलकर बना होता है, जिसको हम जॉइंट होते हैं, जो कि लेयर मिडिल लेमल बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखेंगे आप फिगर, इसमें इस तरीके से ये सेल्स के वॉल्स आपस में जॉइंट होते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी वॉल होती है। ठीक है, एक प्राइमरी वॉल, फिर उससे थोड़ा अंदर जो होता है वो सेकेंडरी वॉल होती है, और थर्ड वन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आप देख पा रहे हैं येलो कलर में यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, सबसे आउटर जो ग्रीन कलर का मोटा सा है उसको प्राइमरी वॉल बोल रहे हैं, जो हल्का सा बैंगनी कलर का है यानी कि पर्पल कलर का उसको सेकेंडरी वॉल बोला जा रहा है, थर्ड वन जो येलो कलर का उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इतनी परतें होती है प्लांट के अंदर। अब ऐसी होती भी क्यों है, देखिए वैसे मैं कोई लॉजिक नहीं बता रहा, बट मेरी अपनी सोच है, वो इसलिए है क्योंकि देखिए हम मूव कर पाते हैं, हमारे पे कोई चोट करता है तो हम उसको जवाब दे पाते हैं, उससे लड़ पाते हैं, उसको मार पाते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के ऊपर अगर कोई कुल्हाड़ी चला रहा है, कुछ इस तरीके से चला रहा है, तो उन बेचारों के पास तो भागने का ऑप्शन भी नहीं होता। तो इसलिए भगवान ने उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रखी है। देखिए भगवान का नेचर का ऐसा इंसाफ होता है कि जैसे लॉयन है वो अपनी रक्षा कर सकता है, उसके मजबूत दांत और पैने पंजे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें अपने बचाने के लिए बुद्धि दे रखी है भगवान ने। लेकिन जैसे खरगोश हो गया, उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं है जो नुकीला या पैना या ताकतवर हो, तो उसको भागने की शक्ति दे रखी है, हिरण को भागने की शक्ति दे रखी है। यानी भगवान ने सभी के लिए कुछ ना कुछ पावर दी हुई है। तो इसलिए भगवान बहुत सही इंसाफ करते हैं, इसलिए वो भगवान जो है वो भगवान है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो इसके फंक्शन तो साफ क्लियर है भाई, जब ये इतना ठोस रिजिड है तो क्या करेगा, मैंने आपको अभी समझाया। इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल, सेल को एक निश्चित आकार देता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, सेल को मजबूत बनाता है। इट इज परमिएबल एंड अलाउ एंट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट साइज, अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर और बाहर एंट्री और एग्जिट देता है। इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपेयर एंड रीजनरेशन, के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुण होता है कि खुद को रिपेयर कर सकता है और दोबारा से रीजनरेट यानी बना सकता है। अब न्यूक्लियस करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, मतलब इससे इंपॉर्टेंट पार्ट तो पूरे सेल में कुछ है ही नहीं। ठीक है, और ये आप क्यों है आपको अभी समझ में आ जाएगा। सेंट्रल पार्ट है सेल का। ठीक है, ये इसका फिगर स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख लीजिए किसी भी सेल का। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पोर, पेनिकुलर सेल, ये सारी चीजें रखी, इतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, आपको मेन बस वीडियो को पॉज करके इन चीज को नोट कर लेना है और किसको क्या बोलते हैं उस नाम को ध्यान रखना है, बाकी फंक्शन तो मैं बता ही रहा हूँ। तो न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियस जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, यानी सेल ऑर्गेनल तो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो मैं बोल रहा था ना कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑल इट्स सेल्यूलर एक्टिविटीज, जो सेल के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी में हमारा माइंड सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है हमारे, उसी तरीके से सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। तो दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से ब्रेन ऑफ द सेल है। तो इट इज कॉल्ड द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, ये सेल का हेडक्वार्टर कहलाता है, इसको एक उपाधि मिली हुई हेडक्वार्टर ऑफ द सेल की। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, ये जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में ढूंढा गया था। इन यूक्रेटिक्स, यानी यूक्रेटिक सेल्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यूक्रेटिक सेल्स में एक अच्छी तरीके से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का क्या होता है, कंटेन ए प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ आउटर बाउंड्री नहीं होती। इट हैज डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कंटेन्स ए प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इट हैज डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, यूक्रेटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इज प्रेजेंट इन while in प्रोकैरियोटिक इट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। वेल डिफाइंड का मतलब कि आउटर बाउंड्री, वेल डिफाइंड का मतलब आउटर बाउंड्री। तो यूक्रेटिक्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जबकि प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता है। ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है जिसके आउटर बाउंड्री नहीं होती। तो इट हैज डबल लेयर कवरिंग। ठीक है, इसकी एक डबल लेयर कवरिंग होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियस के चारों तरफ, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन मतलब एक झिल्ली, एक परत। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, which regulate the movement of material in and out of the cell,
ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छेद होते हैं, छिद्र होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं, मतलब अंदर बाहर करते हैं मटेरियल्स की मूवमेंट को, ठीक है। बिसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल भी होता है एंड सब्सटेंस फील्ड इनसाइड द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंस फील्ड होता है उसको न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए। तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल होता है, इसके अंदर हमारा डीएनए होता है। और डीएनए तो बच्चे को पता होगा कि क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। डीएनए मतलब डीऑक्साइरिबोन्यूक्लिक एसिड विच स्टोर एंड ट्रांसमिट हेरिडिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द सेल टू फंक्शन, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। तो ये जो डीएनए होता है इसी के अंदर अनुवांशिकता का गुण होता है, ठीक है। हेरिडिटरी यानी अनुवांशिकता का गुण होता है। विरासत में हमारे माँ बाप से हमें जो आदतें मिलती हैं, जो हमारे को शकल सूरत मिलती है, सब कुछ इसी के अंदर होता है। और इस डीएनए के अंदर ही ये खूबी होती है कि सेल को फंक्शन करवा पाए, ग्रो करवा पाए, और दोबारा जब सेल खत्म हो जाए तो उसको रिप्रोड्यूस भी कर सके, दोबारा से पैदा भी कर सके, उत्पन्न भी कर सके। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार, हालांकि इसने मेन पॉइंट तो बता ही दिए, फिर भी एक बार पढ़ना बनता है। तो पहला पॉइंट है, इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये सेल की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है, और रेगुलेट भी करता है सेल साइकिल को। सेल साइकिल को रेगुलेट करने का मतलब है सेल को दोबारा से रिप्रोड्यूस करना। जब एक बार सेल उपजती है, पनपती है, बनती है, फिर वो थोड़ी थोड़ी ग्रो करती है, पूरे डेवलप होती है, फिर डेवलप होने के बाद एक टाइम बाद धीरे धीरे वो, जैसे इंसान बूढ़ा होता है ना, बूढ़ा होने के बाद खत्म हो जाता है, तो उसी तरीके से वो खत्म भी हो जाती है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो वो सेल साइकिल कहलाता है। बूढ़े होने के बाद, खत्म होने के बाद फिर दोबारा से रिप्रोड्यूस कहलाना सेल साइकिल कहलाता है। इट हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये पेरेंट से उनके बच्चों में, ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, जो विशेषताएं आती है, उनको, गुणों को ये डालने का काम करता है, ठीक है, न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। और डीएनए मैंने आपको बताया कि सारी चीजें ट्रांसफर करता है। फिर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। देखिए एक बार ध्यान से मैं आपको समझाता हूं। ये जो लिक्विड पार्ट आप ध्यान से देख पा रहे हैं सेल के अंदर, ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, सेंटर पार्ट, और ये आउटर बाउंड्री जो सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हो गई। और प्लांट में इससे बाहर भी एक सेल वॉल होता है, लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है न्यूक्लियस से बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये जो पार्ट होता है पूरा लिक्विड फॉर्म में होता है। और इस लिक्विड फॉर्म को ही लिखा था ना, लिक्विड पार्ट इन विच द अदर ऑर्गेनल फ्लूइड। तो ये जो लिक्विड पार्ट होता है इसमें बाकी के सारे सेल ऑर्गेनल, सेल के पार्ट्स फ्लो करते हैं, तैरते हैं, उसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना। अब साइटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर इन 1862। 1862 में साइटोप्लाज्म को कोलिकर ने डिस्कवर किया था, ढूंढा था, ठीक है ना। इट इज साइट ऑफ बोथ बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिक पाथवेज। तो ये वो जगह जहाँ पे बायोसिंथेटिक और कैटाबॉलिक पाथवेज वर्क करते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया सकता है, एक साइटोसोल में, एक सेल ऑर्गेनल में। तो साइटोसोल क्या होता है, ये एक एक्टिव सोल्यूबल पार्ट होता है जिसमें बहुत तरह के फाइबरस प्रोटीन पदार्थ होते हैं। और साइटोस्केलेटन यानी कि सेल का स्केलेटन पार्ट, यानी सेल का एक ढांचा मौजूद होता है, ठीक है ना। यही सेल को आकार प्रोवाइड करता है। और सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है, सेल के वो जीवित पार्ट जिनकी वजह से सेल में डेफिनेट शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन परफॉर्म करता है, बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर सेल के लिविंग पार्ट भी होते हैं, ठीक है, जो कि सेल को आकार देते हैं, ठीक है, और साथ में कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में ईआर भी बोलते हैं। इट इज द नेटवर्क मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये एक नेटवर्क मेम्ब्रेन है जो कि प्रेजेंट होता है किसके अंदर, सेल के अंदर, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, क्लाउडे एंड फुलेम। ये पोर्टर, क्लाउडे और फुलेम के द्वारा ढूंढा गया था। दीज आर प्रेजेंट इन सेल्स, ऑल सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक एंड मेमेलियन एथेरोक्रिटिक सेल्स। तो ये सारे सेल्स में पाया जाता है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता और मेमेलियन सेल्स में नहीं पाया जाता। मेमेलियन सेल्स का मतलब है वो सेल के, वो मतलब इंसानों के या किसी के भी वो सेल्स जो कि, पहले तो मैमल्स कौन सा होते हैं, जो बच्चे पैदा करके दूध पिलाते हैं। तो मेमेलियन सेल्स मतलब उन प्राणियों के, उन ऑर्गेनिजम्स के मेमेलियन पार्ट में, जैसे जहाँ ब्रेस्ट होता है, इन सब पार्ट में नहीं पाए जाते हैं, जहाँ पे दूध पिलाने वगैरह का काम होता है, जिससे फीडिंग करते हैं, वो यहाँ पे नहीं मिलते वो, ठीक है ना। अब हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें, फिगर आप देख पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा किसको क्या बोलते हैं, और फंक्शन तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, डिफरेंस भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ ईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये स्मूथ होता है और ये रफ होता है, बाकी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो मेड ऑफ टेब्यूल्स, मेनली मेड ऑफ क्लास्टोमेन एंड वेसिकल्स,
हेल्प इन स्टेरॉइड्स, लिपिड्स एंड प्रोकैरियोटिक सिंथेसाइज, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसाइज। ये प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है और ये स्टेरॉइड्स को, लिपिड्स को और पॉलीस्केलेटाइड सिंथेसाइज करने में, पचाने में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी मेम्ब्रेन को दोबारा से रीजनरेट करने में हेल्प करता है। फंक्शन क्या है ईआर के, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इट इज द ओनली ऑर्गेनल, ये केवल इकलौता ऐसा ऑर्गेनल है जो कि मूव कर सकता है, विच कैन मूव विद इन अ सेल, सो इट इज सर्व्स एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द वेरियस रीजन। ये इकलौता ऐसा, ठीक है, इकलौता ऐसा सेल का पार्ट है, सेल ऑर्गेनल का, जो कि एक जगह से दूसरी जगह सेल में मूव कर सकता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल, एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम वेरियस रीजन्स में करता है सेल के अंदर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ये करता है। बी पार्ट है, सेकंड पार्ट, इट आल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये जो है वो ये जो है एक फंक्शन परफॉर्म करता है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क का, जो कि प्रोवाइड करता है स्पेस फॉर द सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज, कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए भी फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। एक फ्रेम भी तैयार करता है, फ्रेम मतलब एक ढांचा भी देता है सेल को। इट फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल को ढांचा भी देता है। इसमें जो रफ ईयर होता है, ठीक है, रफ ईयर जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल को एक ढांचा, एक आकार भी प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फैट, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। तो हम जितना भी खाना खाते हैं, दूध, दही, मक्खन, घी, यानी फैट रिलेटेड जितनी भी चीजें खाते हैं, उनको पचाने का कार्य यही पार्ट करता है सेल का, ठीक है। स्टेरॉइड्स को पचाता है, कोलेस्ट्रॉल को पचाता है, ये सारी चीजों को ये सिंथेसाइज करता है, ठीक है ना, यूटिलाइज करता है। एसईआर प्लेस एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्ले करता है क्रूशियल रोल इन द डीऑक्साइफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड पॉइजनस बाई प्रोडक्ट, ठीक है, यानी उनको डीऑक्सीफिकेशन यानी बाहर निकालने का काम ड्रग्स, पॉइजनस पदार्थ को कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो इनके वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी, पूरा एफर्ट लगा के समझा रहा हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या सुधार कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और बाकी तो मैं अपनी तरफ से 100% दे ही रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन प्रेस करके, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है ना। तो गोल्गी अपरेटस की बात कर लेते हैं। गोल्गी अपरेटस जो है वो कंसिस्ट करता है सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स, बाउंडेड वेसिकल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन द स्टैक्स कॉल्ड सिट्रिन एंड अलोंग विद सम लार्ज स्फेरिकल वॉक्यूल्स। इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोल्गी अपरेटस का नाम ही इसलिए गोल्गी अपरेटस पड़ा है क्योंकि उसको कैमिलियो गोल्गी ने ढूंढा था। इन प्लांट्स गोल्गी मेम्ब्रेन इज बाउंडेड, ठीक है, प्लांट्स में गोल्गी मेम्ब्रेन जो होता है वो बाउंडेड होता है। इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, मैमेलियन, आरबीसी एंड सिव सेल्स। ये किन में एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, मैमेलियन सेल्स में, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में और सिव सेल्स में ये एब्सेंट होता है, ठीक है ना। और इसको किसने ढूंढा था, कैमिलियो गोल्गी ने। इससे ज्यादा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने वाला, तो फिलहाल आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा और इसके बाद कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस, अब फंक्शन सबके इंपॉर्टेंट है तो ये मैं जरूर बताऊंगा डिटेल में आपको। बाकी ये वीडियो को पॉज करके इसकी फिगर्स को नोट कर लेना, और इसमें जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब जो जो चीजें दिखाई हुई हैं उनके नाम वगैरह को नोट कर लेना, ताकि आगे तक आपको काम आएगा। तो फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस अब बात कर लेते हैं। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, ये लिपिड्स को बनाने में मदद करता है। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेल, ठीक है, मिडिल लैमेल को बनाने में मदद करता है। ये सेक्रेटरी की तरह वर्क करता है। सेक्रेटरी क्या करता है, आपके काम पहले से पूछ के रखता है, आपके सारे शेड्यूल बना के रखता है। तो इट हेल्प इन मेलेनियन सिंथेसाइज, मेलेनिन बनाने के लिए भी हेल्प करता है, उनको पचाने में भी, सिंथेसाइज करने में भी हेल्प करता है। इट लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसाइज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पैक्ड एट गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लिपिड्स और प्रोटीन सिंथेसाइज जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पैक होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ। दे प्रोवाइड द साइट फॉर असेंबली ऑफ द न्यू मेम्ब्रेन मटेरियल, ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं असेंबली ऑफ द न्यू मेम्ब्रेन मटेरियल, नई मेम्ब्रेन के लिए असेंबली तैयार करते हैं, ठीक है, न्यू मेम्ब्रेन मटेरियल के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जिसको कई लोग यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो माइटोचॉन्ड्रिया भी पढ़ते हैं, बट एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा आपको, ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ी गलती है आपकी कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हो आप, मतलब माइटोचॉन्ड्रिया पढ़ते हो आप। एक्चुअली इसको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा जाता है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा जाता है, ना कि माइटोचॉन्ड्रिया। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी पढ़े, मेरा काम था एक बार बताना। तो माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है इसको, ठीक है ना। और ये इसके सारे फिगर्स हैं, इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, मैट्रिक्स हो गया, सिट्रस हो गया, राइबोसोम, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, आउटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, डीएनए इसके अंदर हो गया, सारी चीजें इसमें
देखिए फिगर को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक एक पार्ट को आप वो कर लीजिएगा, लोकेट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और मैं आप थोड़ा सा आपको आगे कराने वाला हूँ। बस थोड़ी देर की वीडियो और बची स्टूडेंट्स, इसके बाद वीडियो खत्म होने वाली है। तो इट इज द रोड शेप स्ट्रक्चर, ये रोड शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है ऑल यूकेरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी, ठीक है। मैमेलियन आरबीसी के अलावा ये हर जगह पे मिलता है। देयर आर आल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। इट वाज फर्स्ट सीन बाय कोलिकर इन इंसेक्ट सेल्स। आपको ध्यान है कोलिकर ने एक चीज और ढूंढी थी, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये पहली बार कोलिकर के द्वारा इंसेक्ट सेल के अंदर ढूंढा गया था। मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन द मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स मतलब जो सेल्स अच्छी तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहे होते हैं उनके अंदर ये मिलता है, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि ये सेल का पावर हाउस कहलाता है, यानी सारी एनर्जी सेल को यहीं से मिलती है, और इसको स्टोरेज बैटरी भी बोला जाता है ना। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेल का पावर हाउस और स्टोरेज ऑफ द सेल भी स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल और द स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल। इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली होती है, परत होती है। वेयर आउटर मेम्ब्रेन हैज स्पेसिफिक प्रोटीन व्हाइल इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म चैम्बर्स कॉल्ड क्रिस्टियाई, ठीक है। तो जो डबल मेम्ब्रेन होता है और आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो स्पेसिफिक प्रोटीन से बना होता है, व्हाइल इनर मेम्बर जो होता है फोल्डेड होता है इनसाइड चैम्बर्स कॉल्ड क्रिस्टियाई। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टियाई इस तरीके से फोल्डेड होता है, इसको क्रिस्टियाई बोलते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान से आप देख पा रहे हैं इनको, ठीक है ना। तो ये सब चीजें थी इसके बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद फंक्शन पढ़ लेते हैं अब इसके। इट मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वेरी इंपॉर्टेंट, एटीपी स्टैंड फॉर एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। बी पार्ट है, इट इज द साइट ऑफ क्रेब्स सेल साइकिल ऑफ द रेस्पिरेशन। इट इज द साइट ऑफ क्रेब साइकिल ऑफ द रेस्पिरेशन, मतलब सांस लेते वक्त भी सेल में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है, इस जगह पे होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राइबोसोम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स क्या है, इसके भी फिगर को आप नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए सब में जिस चीज को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा उस चीज को आप जरूर याद करेंगे, एक नंबर में वहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो राइबोसोम्स वो जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज की प्लेस है, मतलब जहां पे प्रोटीन पचता है वो राइबोसोम्स है, ठीक है ना। ऑल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन, जितने भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी के, यानी जो एंजाइम्स होते हैं वो कोडेड बाय द न्यूक्लियर डीएनए आर सिंथेसाइज्ड अपॉन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। ये जितने भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस यानी कि डीएनए से मिलकर बने होते हैं, वो कहाँ जाके पचते हैं, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स के अंदर। द डीएनए कोड्स आर ट्रांसक्रिप्टेड, डीएनए के जो कोड्स हैं, डीएनए में जो कोड्स लिखे होते हैं वो ट्रांसक्रिप्टेड होते हैं इनटू द मैसेंजर आरएनए, यानी आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोऑक्सिलाइज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जो होता है मॉलिक्यूल्स इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है उनके अंदर डीएनए होता है, उनके अंदर ये सारी चीजें ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्म में होती हैं, जिसको आरएनए जो है वो मैसेजिंग के फॉर्म में पहुंचाता है, ठीक है ना। जिसमें आरएनए जो मॉलिक्यूल, आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स है क्रोमोसोम से लेके न्यूक्लियस से लेके सारी चीजों तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो द डीएनए कोड्स आर ट्रांसक्रिप्टेड इनटू द मैसेंजर। डीएनए कोड जो है वो ट्रांसक्रिप्टेड होते हैं किसमें, मैसेज के फॉर्म में, मैसेंजर के फॉर्म में आरएनए में, और मॉलिक्यूल्स इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूक्लियस। फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स के फंक्शन की हम बात करते हैं। राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज। सिंथेसाइज्ड प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो पहला फंक्शन है राइबोसोम्स आर मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज। सिंथेसाइज्ड प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंथेसाइज्ड प्रोटीन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, थाइलोकॉइड स्पेस और स्ट्रोमा, ये सारी चीजें। फिगर इसमें बहुत अच्छा नहीं बना है, बट आप एनसीईआरटी की बुक में देख लेना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब मेन फंक्शन पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से। पहला है, ठीक है, राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम पहली वो स्थान है जहां पे प्रोटीन को पचाया जाता है। सिंथेसाइज्ड प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड, पचा हुआ जो प्रोटीन होता है, सिंथेसाइज्ड प्रोटीन जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक भेजा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्लास्टिड्स की। यहाँ पर एक टॉपिक दे रखा है, हालांकि फिगर के ऊपर ही दे दिया, बट ये टॉपिक अगला है। तो प्लास्टिड्स की बात कर लेते हैं। इट इज डबल मेम्ब्रेन डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो ये डबल मेम्ब्रेन डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट के अंदर पाया जाता है केवल, ठीक है, प्लांट सेल में। बिसाइड बीइंग डिस्कॉइडल ऑफ द रोम्बिक प्लांट सेल, दे ऑकर इन वेरियस शेप्स लाइक इन एल्गी,
ये बहुत तरह के सेल्स में पाए जाते हैं, जैसे एल्गी हो गया। दे कैन बी यू शेप्ड, ये यू शेप्ड के हो सकते हैं, स्पाइरल शेप के हो सकते हैं यानी जलेबी नुमा आकार के, कॉइल्ड भी हो सकते हैं, रिबन की शेप में भी हो सकते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? प्लास्टिड्स की बार बार बोला, वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट आप फिर भी इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम दे आर ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप, तीन तरह के होते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्टिड जो है वो तीन तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, फाउंड इन द अंडरग्राउंड पार्ट। ठीक है, ठीक है, अंडरग्राउंड पार्ट में पाया जाता है प्लांट्स के। ठीक है, प्लास्टिड्स आपको पता है ना सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही पाए जाते हैं, तो उसके अंदर बता रहा है कि ल्यूकोप्लास्ट भी होता है, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट वो पार्ट्स होते हैं जो प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं, जो जमीन के अंदर लाइक रूट्स हो गए। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट की बात करते हो तो रेड और ब्राउन कलर का होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे को पता होना चाहिए कि ग्रीन कलर का होता है, फाउंड इन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट का मतलब क्या है? ऐसे पार्ट जो पौधे के हरे भरे पार्ट, मतलब जो हवा में होते हैं पार्ट्स। ठीक है, एरियल मतलब, एरियल वर्ड मतलब जो हवा में होते हैं, एरियल मतलब हवा। ठीक है, तो एरियल पार्ट मतलब हवा में होते हैं, लाइक पत्तियां हो गई, शाखाएं हो गई, उनमें पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ये केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। सो इट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। तो ये जो एरियल प्लांट के एरियल पार्ट होते हैं, प्लांट के एरियल पार्ट मतलब पत्तियां, ठीक है ना, जो हवा में होती हैं, ये किचन ऑफ द प्लांट भी कही जाती है। और आपने बचपन से पढ़ा भी होगा कि पत्तियां ही पौधों में खाना बनाने का काम करती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है ना, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी मदद से, सनलाइट की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से पौधे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो इसको किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। क्लोरोप्लास्ट हैव द फॉलोइंग टू पार्ट, दो पार्ट होते हैं, ग्रेना एक स्ट्रोमा। ठीक है, ग्रेना क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ द लैमेल सिस्टम, दीज आर फाउंड लेयर्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, दिस स्टैक्ड आर कॉल्ड, स्टैक्ड मतलब एक गट्ठे नुमा होते हैं, एक के ऊपर एक गट्ठर की तरह जमे होते हैं, और ये ग्रेनम बनाते हैं, मतलब एक को, सिंगल को ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है, और अगर इनका ग्रुप होता है पूरा तो इसको ग्रेना बोलते हैं। एक के ऊपर एक ये जमे होते हैं, जैसे हम बुक्स एक के ऊपर एक बुक रखते हैं ना, उस तरीके से ये एक के ऊपर एक जमा होते हैं। फिगर बहुत अच्छी नहीं दी है इसमें, नहीं तो मैं आपको यहाँ से समझाता। आप देख रहे हैं गट्ठर टाइप में यहाँ पे जमे हुए, ठीक है, एक के ऊपर एक। तो ये ग्रेनम कहलाता है सिंगल, और ग्रेना इनका प्लूरल होता है। जैसे ठीक उसी तरीके से तूत मतलब एक दांत होता है और तीत मतलब बहुत सारे दांत होते हैं। ईच ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड बाय सुपर इम्पोज्ड क्लोज्ड कंपार्टमेंट कॉल्ड थाइलोकॉइड्स। तो हर जो ग्रेना होता है, ठीक है, हर जो ग्रेनम होता है उस क्लोरोप्लास्ट का, वो फॉर्म्ड होता है, बना होता है सुपर इम्पोज्ड क्लोज्ड कंपार्टमेंट, यानी इनका अपना अपना एक सेक्शन, एक कंपार्टमेंट टाइप बना होता है, जिसको थाइलोकॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है इनका, ग्रेना का? दे आर द साइट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल। तो यही, इन्हीं के अंदर ही वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, वो होता है। इन ईच थाइलोकॉइड्स क्वांटोनमस आर प्रेजेंट व्हिच आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक यूनिट। इनके अंदर क्वांटोसम्स मेटेरियल होता है, मतलब थाइलोकॉइड्स के अंदर जो कंपार्टमेंट होता है ग्रेना के अंदर, थाइलोकॉइड्स, इनके अंदर क्वांटोनम्स नाम का मेटेरियल प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेटिक यूनिट कहलाती है। ठीक है ना, अब बात करते हैं स्ट्रोमा की। इट इज द ग्रेनुअल ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कॉल्ड एज मैट्रिक्स। ये ग्रेनुअल ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। फिगर आप, मैं 12 बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा एनसीईआरटी की बुक से देखना तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे फिगर के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत अच्छी तरीके से नहीं दिया हुआ है। ग्रेना आर इम्बेडेड इन इट, ग्रेना इसके ऊपर बना होता है। इट इज द ग्रेनुअल पार्ट। ठीक है, ग्रेना जो है स्ट्रोमा के ऊपर बना होता है, तो इट इज द ग्रेनुअल ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस आर कॉल्ड एज मैट्रिक्स। ग्रेना इम्बेडेड इन इट, ग्रेना इसके ऊपर इम्बेडेड होता है। बिसाइड्स ग्रेना दे ऑल्सो कंटेन लिपिड्स। ठीक है, ग्रेना के अलावा इनके ऊपर लिपिड्स भी होता है, स्टार्च, ग्रीन, राइबोसोम्स एसेट्रा, ग्रेन, राइबोसोम्स एसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं फंक्शन की। दिस इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ऑल्सो हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसाइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये डार्क रिएक्शन, दिस इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, मतलब ऐसा साइट है फोटोसिंथेसिस का जहां पे डार्क रिएक्शन होता है। ऑल्सो हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसाइज करने में, यानी पचाने में भी मदद करता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के होने की वजह से ये प्रोटीन को पचाने में भी मदद करता है, और फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन यहाँ पर होता है। वॉक्यूल्स की बात कर लेते हैं। देख रहे हैं आप, इस सेल के अंदर वॉक्यूल्स काफी बड़ा खाली पार्ट है। वॉक्यूल का मतलब खाली पार्ट, ठीक है ना, बहुत बड़ा खाली पार्ट होता है ये वॉक्यूल्स। These are the membrane bounded regions in the cytoplasm containing water and other substances. अब खाली पार्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ पानी भरा होता है, कुछ सिंपल से छोटे मोटे मटेरियल्स भरे होते हैं। ठीक है, दिस इज द मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन इन द साइटोप्लाज्म, यानी जैसे पूरे सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस और भी चीजें, तो इसके अंदर सिर्फ पानी भरा होता है
और कुछ हद तक कुछ अदर सब्सटेंसेस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है वो भरे हुए होते हैं। तो दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। सिर्फ पानी से भरा होता है, 90% तो पानी होता है, तो खाली ही कह सकते हैं एक तरीके से आप इसको। दे आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, ठीक है, वॉक्यूल्स, इनको टोनोप्लास्ट कहते हैं। इन एनिमल सेल्स वॉक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड न्यूमरस, while in plant the cells in single large vacuole is found which occupies about 90% of the volume of the cell। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, एनिमल में जो एनिमल सेल्स में जो वॉक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं साइज में, जबकि प्लांट सेल में जो वॉक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, ठीक है, फाउंड किया। 90% वॉल्यूम सेल का कवर करते हैं प्लांट सेल के अंदर वॉक्यूल्स, ठीक है ना। फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट के जो जहरीले पदार्थ होते हैं टॉक्सिक, जैसे हमारे केस में कह सकते हैं आप पेशाब हो गया, हमारा मलमूत्र जो भी हो गया, उसको टॉक्सिक पदार्थ आप कह सकते हो। तो प्लांट में भी इस तरीके से जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको ये स्टोर करते हैं, ठीक है ना। लाइसोसोम्स की बात कर लेते हैं, फिगर आप देख सकते हो लाइसोसोम्स का, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। दे आर टीनी सैक लाइक ग्रेनुअल कंटेन एंजाइम ऑफ द इंटरसेल्युलर डाइजेशन। दे आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। दे ऑकर इन एनिमल सेल्स एंड फ्यू प्लांट सेल, कुछ प्लांट सेल में भी मिलते हैं और बाकी तरफ ज्यादातर एनिमल सेल्स में ये मिलते ही हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लाइसोसोम्स की, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं, डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और साइज, इनका कोई फिक्स शेप या साइज नहीं होता है। फंक्शन क्या है? दे मेंटेन फंक्शन इन फैगी, यानी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दे काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम में मदद करते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग फॉरिजन मटेरियल एंड सेल्स, ठीक है, डाइजेस्टिंग फॉरिजन मटेरियल्स को और यहाँ तक कि सेल्स को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। अब ये देखिए, यहीं से एक नई कहानी निकलेगी, ठीक है ना। सुसाइडल बैग, इनको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, क्योंकि जो सेल्स होती हैं, जो सेल खत्म होने वाली होती हैं, वो यहाँ आके ही बर्स्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। देखिए अभी लाइन पढ़ते हैं तो समझ आएगी। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कमी आती है, जब सेल्स को अच्छी तरीके से फूड नहीं मिलता है, जब उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता, तो इन केस ऑफ सेल डैमेज, सेल डैमेज हो जाती है, लाइसोसोम बर्स्ट, फट जाता है, एंड देयर एंजाइम्स आर रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म। उनका जो एंजाइम है वो रिलीज हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, जो लिक्विड पार्ट होता है, एंड द डाइजेस्ट देयर ओन सेल, वो अपने ही सेल को पचा लेते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग, इसलिए इनको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। आप एक तरीके से ऐसे समझो कि मान लो कोई सेल है, मैं आपको दिखाता हूँ फिगर, मान लो ये सेल है, सेल में ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, इनके अंदर जो लिक्विड है वो फट जाता है और यहाँ पर जो मटेरियल में सेल डैमेज सेल होती है उनको ये अपने अंदर सोख लेता है, या आप कह सकते हो इस तरीके से चूस लेता है, ठीक है ना, पचा लेता है, तो इसलिए इनको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, बहुत इजी क्वेश्चन है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में, इनमें जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, इनमें नहीं होता है। इनमें सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, इनमें नहीं होती है। ये यूजली कंटेन करता है लाइसोसोम एंड पेरिक्सिन, इनमें कंटेन करते हैं सिलिका और फ्लेग्मा, ठीक है। सेल आर स्क्वायर एंड रिगिड एंड ज्योमेट्रिक शेप, इनमें सेल स्क्वायर और रिगिड शेप में होती है, स्क्वायर होती है, रिगिड होती है और ज्योमेट्रिक शेप में होती है। जबकि इनमें जो सेल्स होती है फ्लूइड और फ्लेक्सिबल होती है और बहुत टाइप की शेप्स होती हैं, लाइक सर्कुलर होता है, गोल जिसको कहते हैं हम, स्फेरिकल शेप, लॉन्गेड होती है, नर्व सेल, और भी तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें लिमिटेड मूवमेंट होती है, इसमें सेल्स कैन मूव अराउंड, सेल्स काफी हद तक मूव कर सकती हैं क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट भी होती हैं। हैव नो लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल, इनमें बड़ा सेंट्रल वॉक्यूल होता है, ठीक है, और इसमें हैव वन लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल, इनमें बहुत बड़ा वॉक्यूल पाया जाता है जिसमें वाटर और कुछ मटेरियल भरे हुए होते हैं, इनके इसमें कंपेरेटिवली स्मॉल वॉक्यूल होता है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि डीडीटी का रूल ध्यान रखिएगा, तो ये डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस, डेफिनेशन और टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये डिफरेंस आपको याद कर लेना है। और यहाँ पर हमारे चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।